नमस्कार। यहाँ के मुझे बहुत खुशी हुई और ख़ास तौर पर मैं सोल यूनिवर्सिटी हसमुख आडिया जी का सारे ऑर्गेनाइजर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब शुरुआत में आपको ये कह सकता हूँ कि व्यवहार की भाषा पिछले 40 साल तो अंग्रेज़ी रही है, क्योंकि मैं वकालत करता था, उसके बाद जज बन गया था। मातृभाषा मराठी है, पर माय बोली जो हम कहते हैं मराठी में, दिल की भाषा, वो तो हिंदी है। थोड़ा सा मिश्रण हो जाता है, तो कोई गलती हो जाए भाषा में तो आप मुझे गुस्ताखी माफ़ कर दीजिए। हमारा परिवार में तो आपको थोड़ा सा कुछ 2 मिनट में मेरे अनुभवों के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे 42 साल हो गए वकालत की। मुंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना, उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मैंने 3 साल चीफ जस्टिस के नाते, मुख्य न्यायाधीश के नाते मैं कार्यरत था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में मैं करीब 8.5 साल जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 साल के लिए था। हमारा परिवार कृषि से जुड़ा हुआ परिवार है, या परिवार था कृषि से जुड़ा हुआ। पुणे से करीब 2 घंटे की दूरी पर कनेरसर नाम का एक छोटा सा गांव है, पर करीब 1948 में और उसके पहले भी, ख़ास तौर पर 15 अगस्त 1947 के बाद जो रिफॉर्म्स आए हमारे समाज में, वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था कि जो ज़मीन थी, वो ज़मीन के मालिक जो थे उनसे लेकर जो ज़मीन को टेनेंट्स जो थे, उनको न्याय के, सामाजिक न्याय के रूप में उनको ज़मीन के हक पूरे दे दिए। हमारे परिवार ने ये सोचा कि हम किसी भी कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ज़मीन तो उनकी ही थी जो काम करते थे, पर उसकी वजह से कोई तो डॉक्टर बन गए, कोई वकालत करने लग गए, किसने और कोई इंजीनियर बन गए। और हमारे यहाँ एक महिला थी, माय ग्रेट ग्रैंडमदर, जो 4 बेटे और 3 लड़कियों को लेकर गांव से पूना में आ गईं। उन्होंने सारे अपने जेवरात थे वो मॉर्गेज कर दिए, पॉन कर दिए एक मनी लेंडर को, ताकि बच्चे पढ़ाई करें। तो 2 बच्चे FRCS बन गए, लंदन गए उस समय। तो ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, पर मेरा जन्म थोड़ा सा अलग परिस्थिति में हुआ। तब तक हम बम्बई आ गए थे। पिताजी और माँ, शुरुआत उन्होंने बम्बई में की। एक छोटी सी चौल में रहते थे मेरे पिताजी और माँ अपने कंधे पे सारे परिवार के जो कपड़े थे वो धोने के लिए वो चौल के पानी के नल पर जाती थी। लोग भी आते थे, पिताजी को केसेस लेके जो लोग आते थे, विवादी लोग आते थे, लिटिगेंट्स आते थे, उनको आपको तो सब कुछ सुबह से खाना, चाय सब उनको देना पड़ता था। आज के लिटिगेंट्स जैसे नहीं थे, वो गरीब लोग आते थे, गांव से आते थे, रात की ट्रेन से आते थे, महाराष्ट्र से। पर मेरा जन्म हुआ बम्बई में हुआ। तो मेरा जन्म एक अर्बन एरिया में हुआ। मैं बचपन से बम्बई में पला। मेरी बहन और मैं पहली बार परिवार में कोई अंग्रेज़ी स्कूल में हम गए पढ़ने के लिए, क्योंकि पिताजी और माँ को लगा कि अंग्रेज़ी तो सीखनी चाहिए इनको। पर स्कूल की संस्कृति कुछ अलग थी, घर की संस्कृति बहुत अलग थी। स्कूल में बहुत बड़े बड़े घर से बच्चे आते थे, वो बड़ी घड़ियों के बारे में बात करते थे, गाड़ियों के बारे में बात करते थे। हमारे घर का माहौल कुछ और ही था, अलग था, बिल्कुल हटकर था। तो मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत जगह पे आ गया हूँ। हमारे जो अध्यापक थे वो भी थोड़ा सा हमें नीचे दिखाते थे, क्योंकि हमारा जो सामाजिक बैकग्राउंड था वो अलग था वो स्कूल से। पर ऐसे स्कूल में थोड़ा थोड़ा हम भी सीख गए। समाज के हर एक स्तर पे हमारी नज़र गई।
यहाँ फिर दिल्ली आना हुआ। मैं दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल में, ऐसा स्कूल था जिसमें बच्चे हर समाज के हर स्तर पर बच्चे आते थे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स अध्ययन किया। सेंट स्टीफेंस वॉज एन एलीट इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद हम कानूनी शिक्षा के लिए कैंपस लॉ सेंटर गए, और कैंपस लॉ सेंटर में समाज के हर स्तर पर व्यक्ति आते थे। अब जब मैंने वकालत शुरू की तो मुझे कई लोगों ने बताया कि आप दिल्ली में क्यों वकालत शुरू कर रहे हो। आपको देश के बारे में यदि जानना है, देश की परिस्थिति के बारे में जानना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप राज्य में जाएं, अपने शहर में जाएं, ताकि आपको राज्य की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में पता चले, कृषि के बारे में समस्या के बारे में पता चले, हर एक चीज़ की आपको अच्छी जानकारी मिले। तो इसलिए मैंने बम्बई में वकालत शुरू की। बम्बई में मैंने जब वकालत शुरू की तो पहले एहसास तो ये हुआ कि न्याय प्रणाली या न्याय व्यवस्था जो है वो सामाजिक असमानता का एक ऐना है, एक प्रतीक है। ब्रिटिश 15 अगस्त 1947 को भारत से दूर हो गए, पर मैंने जो देखा 1982 में जब मैंने वकालत शुरू की, ऐसे लग रहा था कि स्वतंत्रता तो मिल गई, पर सामाजिक स्वतंत्रता कहाँ मिली है हम लोगों को, क्योंकि वही परिस्थिति है। अंडर ट्रायल्स जो हैं वो लंबे दौर से जेल में पड़े रहते हैं, उनके लिए कोई, हम जो मराठी में कहते हैं, वाली नहीं है, उनके लिए कोई है ही नहीं, उनको पता भी नहीं है उनके हक क्या हैं। या किसी की ज़मीन छीन ली गई, मान लीजिए कोई बड़े बिल्डर ने बम्बई में ज़मीन छीन ली। आप में ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं यहाँ पर, आपने ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट मूवी देखी होगी। 3 महिलाओं की कहानी है। तो एक महिला जो इस मूवी में है वो यही कहती है कि उसकी ज़मीन छीन ली गई है, उसका घर मकान बिल्डर, क्योंकि वो बहुत बड़ा टावर बनवाना चाहते हैं वहाँ पर। तो ये समस्या जो मैंने देखी, छोटा वकील था तो छोटे लोगों की समस्याएं हमारे सामने आती थी। धीरे धीरे काम भी मिलने लग गया। जब काम मिलने लग गया तो मैंने ये देखा कि समाज में आज भी बहुत ज़्यादा असमानता है, और ये सामाजिक असमानता हमें दूर करनी है तो हर एक व्यक्ति को उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। हमारे जो जीवित अनुभव हैं, नेतृत्व क्या है? कई बार हम सोचते हैं नेतृत्व वही है जिनके पास सत्ता है, नेतृत्व वही है जिनके पास उपाधि है। आप चीफ जस्टिस हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप स्पीकर हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, या केंद्र सरकार में आपके पास उपाधि है। पर सत्ता, मैं समझता हूं कि सत्ता हर एक के पास है। नेतृत्व सबके पास है। जब मैं छोटा सा वकील था तो बिन सोचे कई बार हम अपना नेतृत्व करते थे। मैंने एक जो प्रणाली अपनाई थी वो यही थी कि चाहे कोई मेरे सामने अध्यापक का केस आए, कोई लेबर का केस आए, कोई टेनेंट का केस आए, उसको मैं कभी फीस नहीं चार्ज करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि अब थोड़ा अनुभव भी अलग सा हो गया। और मेरा अनुभव ये था कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कर लें अपने दिल से, 2 दिन के बाद आपने उनको तो चार्ज नहीं किया, कोई पैसे नहीं लिए, फीस नहीं लिए, 2-3 दिन के बाद आपके पास कोई बहुत बड़ा केस आ जाता था जिसमें आपको बिन मांगे दुगना पैसे मिल जाते थे। तो आप समझ लीजिए प्रकृति का ये खेल है, ईश्वर का खेल है, माया का खेल है। तो आप जितनी अच्छाई करते हैं समाज में, आपको उसका दुगना वापस मिल जाता है। अच्छाई इसलिए नहीं करते हैं कि मुझे कुछ उसमें मिल जाए। आप अपने आप को कुछ मिलने का सोचें तो फिर आप यू हैव लॉस्ट द बैटल। अच्छाई इसलिए करना चाहिए क्योंकि यदि ये मेरे जीवन का आखिरी दिन हो तो आज क्या मैंने मेरे समाज को थोड़ा सा बदल दिया है, और हाथ में निर्णय आपके हाथ में है। जब मैं बम्बई उच्च न्यायालय में जज बन गया तो
वही परिस्थिति थी। छोटे छोटे मामलों में छोटे छोटे व्यक्ति आते थे। एक दिन हम कोर्ट में बैठे थे, एक व्यक्ति आए, सफ़ेद टोपी, धोती, कुर्ता, बीच में उठ गए 2 बजे और उन्होंने कहा कि माफ़ कर लीजिए, मैं आपके कोर्ट में फिर से नहीं आऊँगा। तो मैं तो ताज्जुब हो गया कि क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा मैं पिछले 10 साल से मेरा केस चालू है और मैं हर महीने को यहाँ आता हूँ। उस दिन मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए हम लोगों को। तो इन अनुभवों से मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा। पर बम्बई भी बहुत बड़ा शहर था, इट्स द कमर्शियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। छोटे मामले भी बहुत बड़े मामले थे। जब मैं इलाहाबाद गया, उसमें मुझे लगा कि छोटे मामलों का जो विवरण है वो बम्बई से, महाराष्ट्र से बहुत अलग है। तो जब महाराष्ट्र से हम जब उत्तर प्रदेश गए तो मुझे सच में ये पता चला व्हाट द हार्टलैंड ऑफ इंडिया इज़। इस देश की समस्याएं क्या हैं, उनको मैंने ताका इलाहाबाद में। इलाहाबाद में बार वॉज वेरी वायलेंट समटाइम्स, वेरी अग्रेसिव, नॉट द सुआव, द कल्चर्ड बार विच आई वॉज यूज्ड टू इन मुंबई। पर जहाँ पर मैंने ये देखा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब मेरा मुख्य न्यायाधीश के नाते मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, मुझे लोगों ने कहा कि ये बहुत कठिन प्रदेश है, बहुत कठिन राज्य है। पर मैंने जो देखा वो ये देखा देश के बारे में कि यदि आप परिवर्तन लाना चाहें और यदि आप जाति, धर्म, सोशल स्टेटस को आप ना देखें और आप सीधे दिल से यदि परिवर्तन लाएं तो लोग उसको अपनाते हैं। चाहे वो आपसे सहमत ना हो, पर आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि बाहर से आप व्यक्ति आया है, ये ना जाति को सोचता है, ना मेरे धर्म को सोचता है, वो सबके लिए समानता से कार्य करता है। तो उसको एक हम संधि तो दे दें, अपॉर्चुनिटी तो दे दें, देख लेते हैं क्या होता है इसके हाथ से। जब हम सुप्रीम कोर्ट आ गए तो वही चीज़ थी। कई ऐसे मामले आए हमारे सामने, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला तो एक ऐसा मामला था, हाल ही में हुआ। एक विद्यार्थी आया हमारे सामने, उसे 88% डिसेबिलिटी थी और डिसेबिलिटी इस बात की थी कि उसको हम मायोपैथी कहते हैं, लोअर लिम्स की मायोपैथी थी, यानी कमर के नीचे, पैरों में खास तौर पर उसके मसल्स बड़े वीक थे। उसको 3 बोर्ड्स ने कहा कि हम आपको चिकित्सा की शिक्षा के लिए हम आपको आज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर कैसे बन जाओगे। इसके नंबर तो बहुत अच्छे थे, दिल में तो बड़ी ज़बरदस्त इच्छा थी, पर विधि और न्याय की प्रणाली उसके खिलाफ थी। तो जब हमारे सामने आए वो, तो हमने कहा कि क्यों ना इस दिव्यांग बच्चे को हम एक अवसर दे दें। अवसर ना देने के लिए, किसी भी नेतृत्व में अच्छा कार्य करने न करने के लिए और कोई निर्णय ना लेने के लिए आपके पास 10 पर्याय हैं। आपको लोग बताएंगे ये नहीं हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता है आपको 10 वजह बताएंगे लोग। पर मैं समझता हूँ कि समाज में अच्छाई करने के लिए आपको बस एक मार्ग की ज़रूरत है। हमने इस बच्चे को एडमिशन दिलाई और उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गई। ऐसे कितने बच्चे आते हैं टहलते टहलते कोर्ट में। एक बच्चा आया था जो एक दलित परिवार से था, उसके पास पैसा नहीं था, उसको आईआईटी धनबाद या आईआईटी मुंबई, दो धनबाद, पहली केस तो धनबाद की थी, फिर बम्बई की था दूसरी केस। पैसा नहीं था उसके पास। उसकी बहन ने उसको क्रेडिट कार्ड दे दिया था कि ये क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ करो और अपनी फ़ी भर दो एडमिशन। अब क्रेडिट कार्ड तो उसने पहली बार देखा था। वो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते करते 5 बज गए। उसको कहा आईआईटी ने कि 5 तो बज गए, कट ऑफ तो ख़त्म हो गया, अब आपकी एडमिशन चली गई। वो टहलते टहलते वो चेन्नई गया, क्योंकि आईआईटी चेन्नई, जो आईआईटी जेईई की परीक्षा है, वो आईआईटी चेन्नई के हाथ में थी। वहाँ उसको मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास में किसी ने बताया नहीं आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली में हाई कोर्ट में कहा आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया। वो भी हमारे सामने आ गया, उसको हमने एडमिशन दिलाई। और जिस दिन हमने उसको एडमिशन दिलाई, वो
समक्ष पेश हो गया कोर्ट में, तो आप जब लोगों की आंखें देखते हो, आप उनके दिल का भाव देखते हो, तो यही तो नेतृत्व है। कोई बड़ी बात आपको करने की ज़रूरत नहीं। अब ये छोटी छोटी चीज़ों में आप जब समाज में परिवर्तन लाओगे, तो आपको ये ज़रूर लग जाएगा कि कोई छोटी चीज़ से बड़ी बात हो गई है। जो एक छोटा सा उदाहरण है, वो एक सामाजिक प्रणाली बन गई, समझ लीजिए आप। हमारे सामने अपने सेना की महिला अफसर आई थी। उस समय ऐसी प्रणाली थी कि सेना की जो महिलाएं हैं उनको बस आप 10 साल की सर्विस हो सकती है उनकी, या 14 साल, उसके बाद 14 साल हो गई थी, उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाता था सर्विस से। वो सुप्रीम कोर्ट आ गई, वो कहना चाहती थी कि हमें परमानेंट कमीशन क्यों नहीं दे रहे हैं आप। हमने बस 24-25 साल की उम्र में हमने सेना को ज्वाइन कर दिया, आज भी वहीं पर हम काम कर रहे हैं, हम सीमा पर काम कर रहे हैं, हम नौसेना के जहाज़ों पर काम कर रहे हैं, हम हवाई दल के फाइटर पायलट्स हैं, पर बस हम महिलाएं हैं, हमें इसलिए 14 साल के बाद हमें परमानेंट सर्विस नहीं देते हैं। तो उस समय हमने ये निर्णय लिया कि देखिए, संविधान के मूलभूत जो वैल्यूज़ हैं, सिद्धांत हैं, उनमें समानता का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब इसलिए हमने कहा कि इनको परमानेंट कमीशन आपको देना चाहिए। तो इस पर बहुत टीका हो गई हमारे बारे में। कभी कभार टीवी देखता हूँ, समय नहीं मिलता था बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया तो बहुत ही कम देखता हूँ क्योंकि उसमें बड़ा ट्रोलिंग चलता है। अच्छा ही करो तो ट्रोलिंग चलती है। तो मैंने सोचा कि इनको हम क्यों ना परमानेंट कमीशन दे दें। तो टीका इस बात की थी, किसी ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ को कहिए कि आप थोड़ा सा सीमा पे आप एक बंदूक लेके आइए, तब आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति क्या है और क्या एक महिला सीमा पे काम कर सकती है। अब आपको ताज्जुब होगा कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल में जो बंकर्स बने थे, वो बंकर्स किसने बनवाए थे? कई बंकर्स हमारे महिला इंजीनियर्स ने बनवाए थे। तो आज युद्ध, हाँ ज़रूर फिजिकल कॉम्बैट में युद्ध होता है, पर आज का जो समय है, युद्ध मन में भी होता है और अंतर्द्वंद में भी होता है। तो इसलिए हमने कहा कि आप इन महिलाओं को परमानेंट कमीशन दे दीजिए। और जज को तो बस ये देख के ही खुशी होती है। उसके 2-3 महीने बाद कोविड आ गया। कोविड का समय था, मुझे बहुत ज़बरदस्त कोविड हो गया था। इन द फर्स्ट राउंड ऑफ कोविड मुझे ईमेल्स आ गई, और हमारी जो महिलाएं जो परमानेंट कमीशंस उनको मिल गए थे नौसेना से, उन्होंने ये लिखा कि आप हमें जानते नहीं हैं, हम ज़रूर जानते हैं आपका नाम, शायद हमारा संपर्क कभी नहीं होगा इसके बाद भी, पर आपको इतना ही बताना हम चाहते हैं कि बस हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो ये जो समाज के साथ हम जुड़ जाते हैं अपने व्यक्तिगत कार्य से, इसी को तो हम नेतृत्व कहते हैं। अब नेतृत्व इसलिए मैं समझता हूं ना ही सत्ता का सवाल है। नेतृत्व ये सवाल किस बात का है? उद्देश्य का सवाल है। आपका उद्देश्य क्या है? आप अपना जो समाज है, और समाज यानी आपके आसपास का समाज है, उसको आप कैसे बदलना चाहते हैं? जब मैं सुप्रीम कोर्ट आया और ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस मैं बन के आया था, यहाँ पर चीफ जस्टिस मुझे बनाया गया, तो मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी को किस तरह हम अपनाएं ताकि हम अपना जो कार्य है, न्याय प्रणाली का और न्याय व्यवस्था का कार्य है, उसको सामान्य व्यक्तियों तक पहुंचाएं। अब टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो इसमें आपको एक तो ज़रूर देखना है कि हमारे देश में आज भी डिजिटल साक्षरता जो है, डिजिटल लिटरेसी जो है, वो फैल रही है, पर पर्याप्त मात्रा में फैलने में अभी समय है। जल्दी जल्दी फैल रही है, जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं, फ़ोन्स हैं, सेल फोन्स हैं।
मुझे याद है, मुझे सबसे अच्छा एक मैंने चित्र लिया था जब मैं बम्बई में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल रिहैबिलिटेशन ऑफ मेडिसिन में अपने शोल्डर के ट्रीटमेंट के लिए जाता था। तो वहाँ पर हर रोज़ सुबह एक महिला थी, वो हाथ में उसके ब्रूम था, झाड़ू था, वो साफ़ करती थी, पर एक हाथ में फ़ोन होता था और वो फ़ोन में अपने बच्चों के साथ बात करती थी। तो ये उभरते हुए भारत का एक प्रतीक है, मैं समझता हूँ। तो डिजिटल लिटरेसी फैल रही है, पर आज भी पूरे पर्याप्त मात्रा में फैली नहीं है। तो जब हम टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि टेक्नोलॉजी के तहत किसी को हम पीछे नहीं छोड़ दें। तो हमने पहले ये निर्णय लिया कि देश में करीब करीब 18,000 कोर्ट्स हैं, 3-3,500 कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। हर एक कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट में हम ई सेवा केंद्र स्थापित करें, ताकि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो मुफ्त, बिना शुल्क के हर एक व्यक्ति को वो सर्विस मिले, चाहे वो महिला हो जिसकी मेंटेनेंस उसको महीने की मिलनी है, या किसी को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा है, तो वो उसी ई सेवा केंद्र से वो सारी सर्विसेज उसको मिल सकती हैं। और हमने 2-3 चीज़ें देखी। एक तो ये था कि 1950 से 2024 तक करीब करीब सुप्रीम कोर्ट के 37,000 निर्णय हैं। अब सारे 37,000 निर्णय अंग्रेजी भाषा में हैं, क्योंकि भाषा तो सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की अंग्रेजी है, होनी चाहिए, क्योंकि इतनी भाषाएं देश में, एक भाषा कौन सी है जो तमिलनाडु से कोई आता है या उड़िया भाषी आता है, तो एक भाषा होनी चाहिए कि जब सबको समझ में आ जाए, इसलिए संविधान में ये प्रावधान किया है। पर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना करें हम कि जो निर्णय हैं, जो संवैधानिक सारी भाषाएं हैं, उनमें उनका अनुवाद हो, ताकि हर एक व्यक्ति को ये निर्णय मेरे लिए क्या करता है इसका उसको एहसास हो। तो हमने AI असिस्टेड सॉफ्टवेयर को अपनाया। IIT मद्रास के साथ हमने MOU साइन किया। भाषिणी सॉफ्टवेयर है, आपको पता ही होगा, भारत सरकार के तहत। और हमने सुप्रीम कोर्ट सुवास सॉफ्टवेयर अपनाया, और करीब करीब हिंदी में सारे 37,000 निर्णयों का अनुवाद, सीधा अनुवाद हो गया है। बाकी भाषाओं में ये कार्य चालू है। पंजाबी में 22,000 से ज़्यादा हो गया है, हर एक भाषा में अनुवाद हो रहा है। और इसकी वजह ये है कि जो हम काम करते हैं, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीडरशिप। जब तक आप संपर्क नहीं स्थापित कर सकते हैं, तब तक हम सामाजिक कार्य कैसे कर सकते हैं? और संपर्क उनसे स्थापित करना है जिनके लिए हम सामाजिक कार्य करना चाहते हैं। और स्वतंत्रता का असल में अर्थ क्या है? मैं हाल ही में एक किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत सुंदर किताब है, इंडियाज़ आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, ऑथर बाय द नेम ऑफ डॉल्टन। और उन्होंने हमारे जो 7 भारत में सबसे 7 प्रभावशाली थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उनके बारे में उन्होंने कंपैरिजन की है। तो उन्होंने श्री अरबिंद और स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छा गहन रूप से उन्होंने रिसर्च किया है। और उन्होंने कहा है कि आप देख लीजिए, श्री अरबिंदो की जो पूरी भाषा शैली है, या स्वामी विवेकानंद जी की थी, और जो गांधी जी ने बाद में, मैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में 2 मिनट में और कुछ कहूँगा। तो उन्होंने 2 तरह के पहलू समाज के सामने रखे। एक तो ये है इंटरनल फ्रीडम, यानी आपकी अंदरूनी स्वतंत्रता, आपकी मानसिक स्वतंत्रता। और दूसरी स्वतंत्रता का ये अर्थ है जो बाहरी स्वतंत्रता हम कहते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, और श्री अरबिंद ने ये कहा, कि जब तक आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक आप समाज में परिवर्तन कैसे लाओगे? तो बाहरी स्वतंत्रता लाने के लिए या सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो दिल में परिवर्तन है, वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब मैं न्यायाधीश था, 25 साल करीब, 24 साल से भी ज़्यादा हो गए, 3 महीने कम थे 25 साल होने के लिए।
तो मैंने यही देखा कि समाज के कई अंगों को न्याय मिलने में कई बाधाएं होती हैं। समाज में आज भी पक्षपात है। खासतौर पर जो न्याय देते हैं उनमें भी प्रेजुडिसेस हैं, पक्षपात हैं। वो प्रेजुडिसेस कैसे होते हैं? हम जिस समाज से आते हैं, जिस स्तर से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उसकी वजह से हमारे दिल में कोई प्रेजुडिसेस होती हैं। तो परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, और नेतृत्व के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि मेरे दिल में जो प्रेजुडिस है, मेरे दिल में जो पक्षपात है, उसका मैं सामना करूं। I must confront my own fears, my own prejudices, my own likes and my own dislikes. आज हम सब डिजिटल युग के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं। आप सब तो बहुत ही युवा पीढ़ी हो, मैं तो दादा हूं आजकल। पर डिजिटल एज का एक प्रतीक क्या है? डिजिटल एज का ये प्रतीक है डिजिटल साइलोज। डिजिटल साइलोज का क्या अर्थ है? कि हम वही सुनना चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं, हम वही भोजन खाते हैं जो हम भोजन खाना चाहते हैं, हम वही गाना सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। This is the effect of the digital silos in which we exist as a society, and this is true about global humanity today, not just about India. अब ये बड़ा इसमें खतरनाक एक क्षेत्र आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। आप नेतृत्व करेंगे, आप देश में नेतृत्व करेंगे, समाज में नेतृत्व करेंगे, कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसमें मैं आपको आज उसके बाद मैं बस छोड़ दूंगा ये सब्जेक्ट, कि आप वो भी देख लें दुनिया जो आप देखना नहीं चाहते, आप वो भी सोच लें जो आप सोचना नहीं चाहते, दूसरों के बारे में सुन लें, दूसरों के बारे में देख लें जो आपके सामने ना हो, जो आपके प्रत्यक्ष ना हो, जो आपके लिए अप्रत्यक्ष है, उसको उसमें परिवर्तन लाना, यही नेतृत्व है। और जब तक हम आसपास से दूर हटकर दूसरों के बारे में ना सोचें, तब तक आप असली नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारे व्यक्तित्व में जो मैं हूँ, जो हमारा अहंकार है, अहम है, उसको थोड़ा सा दूर रखें। आप वो दूर रखेंगे और दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो ही असली नेतृत्व की ओर आप बढ़ जाएंगे। बहुत कुछ कहना है। आधे घंटे का समय था, और वो समय पर्याप्त मात्रा में मैंने यूज़ किया है, उसका उपयोग किया है। आपने इतने गौर से मुझे सुना, धन्यवाद। नमस्ते। Yes, of course, certainly, with pleasure. Certainly, sir. Okay, we'll hear. We'll have questions. I've no hurry. We'll answer questions. Just relax. I'll answer all the questions. You can straight away ask me. Okay. Good morning, Your Honor. My name is Ruchi Suman, final year law student from Bihar. Your Honor, my question is, how can young leaders balance the pursuit of justice, equality, and individual freedom with the complexities of technological advancement, societal expectation, and institutional norms while staying true with their personal values? I mentioned that I'll be meaning to refer to Dr. Ambedkar's life very shortly, but then we were a little short of time and I didn't want to cross the time limit. It's very important for us to realize that the birth of our nation was associated with two movements. One, the movement for transfer of colonial power to a homegrown regime. The second was the movement for transformation. So both limbs are very crucial
even to India at this very juncture. We are now on the second limb. The transfer of colonial power took place. We are now on the latter limb, on true social evolution. And you can do that, I believe, in each of us individual ways every day of our lives. Because it is when you attend to individual issues in the world around you that you realize to expand your horizons beyond your immediate family, beyond your workplace, beyond your peers at the workplace, beyond your superiors at the workplace, and then you become an agent for change. That's why I always believe, and that's what I try to say in my presentation, that it is from the individual to the social that you first transform yourself and then become an agent for bringing broader equality in society. Technology, of course, I've dealt with, so I won't. Good morning, sir. With respect, sir, as part of the constitutional bench that upheld the abrogation of Article 370, sir, you ruled out that it was a temporary provision and we respect that. However, some local politicians in Jammu and Kashmir still promises to bring it back if elected. Given the Supreme Court's decision, is there any legal way for Article 370 to be restored, or are there just political promises with no real possibility? All right. I'll tell you. The constitutional position now is that Article 370 stands abrogated. The Supreme Court upheld the abrogation of Article 370 and upheld the power of Parliament to abrogate Article 370. Recently, when I was asked this question, I said, Article 370 was in a provision of the Constitution which was called a transitional provision. And if we ask ourselves as a nation, what was intended to be transitional, is 75 years too less to bring it to an end? What was transitional has to come to an end at some point. And if the elected representatives of the people brought an end to it on the ground that, well, this was enough and there has to be a full integration, it has to be respected. The constitutional process has to be respected. Namaskar, sir. Namaskar, sir. So, judgments often become landmarks. But if you could rewrite one historical verdict, which one would it be and why? Very interesting. First to listen. Thank you. This is a very tough question to answer. But, different verdicts are, some verdicts which you write are very complex in terms of the legal structure. So it may be something dealing with income tax, which is very, very difficult to unravel because, because of the complexity of the law. There are some verdicts which are historically very significant. For instance, when we were dealing with the Ayodhya case, you're dealing with several hundred years of history. You're dealing with documents which are in multiple languages, 30,000 pages of the record, documents in Urdu, in Gurumukhi, in Sanskrit, in Devanagari, in Hindi. So these are, historically very, very interesting issues to reflect on. When we dealt with Article 370, for instance, it was again a hugely challenging issue to deal with because you had to understand the whole process of constitution formation. We had to I spent a great deal of time understanding how Sardar Patel, what was his vision? I mean, if you read the documents of that period and the contribution which Sardar Vallabhbhai Patel made to the whole process of bringing an India together of different princely states. So these are fascinating insights into the past. There are some decisions, where, you are more into the constitutional perspective. For instance, when we said that women should not be denied entry into the Sabrimala temple, we said that, any principle or convention which excludes women from the menstruating group on access to prayer is not acceptable in the constitutional sense. These are very different because these are issues of fundamental constitutional values.
So in a sense, it's very difficult as a judge to identify one as the most challenging judgment. Some really tax your mind when you're doing pure statutory interpretation. Some you have to read history. Some you have to read the constitutional history. Some you have to apply the constitutional history to the present to make the constitution more effective as an instrument for the present. Yes, you can ask. Please, not on the domain knowledge, but yes. नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक सुमन है. ओके ओके Something on leadership, I mean, yes, Okay, something sir. on the topic. ओके सर, मेरा आपसे यह प्रश्न था. मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने जैसा कहा कि पिछले समय से 37,000 ऐसे केसेस हैं जिनका अदर लैंग्वेजेस हिंदी, कन्नड़, मलयालम में अनुवाद हो रहा है. मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा भी कभी हम सोच सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी कभी वकालत चालू हो. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और उसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है? मैं तो इसका पूरा समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि शुरुआत होनी चाहिए कि कानूनी शिक्षा जो है वो अंग्रेज़ी में ना हो और हिंदी और रीजनल भाषाएं जो हैं हमारी, हर एक राज्य में जो भाषाएं हैं उनमें कानूनी शिक्षा की बहुत ज़रूरी है. अब आप हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में देख लीजिए, जिला न्यायालयों में देख लीजिए, तो उसी राज्य की भाषा बोली जाती है. मान लीजिए कोई मर्डर का केस हो तो जो विटनेस आता है वो तो अपनी भाषा बोलेंगे. क्या हुआ था, पुलिस अफसर होता है या कोई मेडिकल विटनेस होता है, आई विटनेस होता है, तो भाषा का उपयोग तो राज्य स्तरीय भाषाओं में ही कार्य होता है. लिखना भी उसी भाषाओं में होता है, वो तो शुरू हो गया है. अब मैं सोचता हूँ कि हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में भी हम इसको अपना सकते हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा और कठिन हो जाता है क्योंकि मामले हर एक राज्य से आते हैं, पर आज टेक्नोलॉजी के तहत यू कैन हैव ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम स्पीच टू टेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है. भाषाओं का अनुवाद बहुत सीधा और सरल हो गया है. तो पर शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए कि विधि की कानूनी जो शिक्षा है, कानूनी शिक्षा को हम उस भाषा में शुरू करना बहुत ज़रूरी है. आज देख लीजिए नेशनल लॉ स्कूल्स जो हैं, हम नेतृत्व की बात कर रहे हैं, नेशनल लॉ स्कूल्स जो हैं देश में, उन्होंने विधि की शिक्षा को कम्प्लीटली उसमें उन्होंने परिवर्तन लाया है. जब मैंने शुरुआत की थी अपनी शिक्षा को, आप मध्यम वर्ग के माँ बाप क्या सोचते थे, पहले तो हम चिकित्सा के लिए बच्ची को भेज दें, वो नहीं वहाँ पर एडमिशन मिलती है तो इंजीनियरिंग को भेज दें, और कहीं नहीं मिल गए तो उसको हम विधि शिक्षा के लिए भेज देते थे. अब तो बदल गया है क्योंकि देश आज फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर बढ़ गया है. आज हर एक सबसे अच्छे के अच्छे विद्यार्थी लॉ में जा रहे हैं, पर नेशनल लॉ स्कूल में सारी पढ़ाई लिखाई तो अंग्रेज़ी में होती है. अब इससे ये होता क्या है, जो सच में सामान्य वर्ग से बच्चा आता है उसको ना अंग्रेज़ी आती है, ना वो क्लैट एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं. तो जब तक हम क्लैट एग्ज़ाम को अंग्रेज़ी में ही लिखेंगे तब हम ऐसा कैसे करेंगे कि समाज का हर बच्चा जो है वो वकील बन जाए, एक दिन जज बन जाए, एक दिन चीफ जस्टिस बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए. तो ये शुरुआत आज करना बहुत ज़रूरी है. Namaskar, sir. My name is Kriti Sharma. I am from Rajasthan. So my question is, so how do you handle opposition and criticism, especially in your high-profile cases? And sir, how can we, as a youth of this country, take it positively and a composed manner? देखिए, क्रिटिसिज्म की जहाँ बात है, I would be hypocrite to say that you're not affected by criticism. After all, a human being, right? So you're really affected by criticism. Your people around you who work for you, your family is even more affected by criticism. So, when there are trolls, I may not be as affected because I'm not on social media, but my wife would be very deeply affected by criticism. My children would be, the youngsters, the young lawyers who worked for me. I had 7 law clerks who worked with me. They were very deeply affected by the criticism because very often the criticism is misplaced. You see, there is a distinction. Criticism of work, to my mind, is perfectly permissible because we live in a free society. That's what the freedom of speech and expression is all about. और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो मामले आते हैं वो इतने महत्वपूर्ण मामले आते हैं, उसमें 2 राय हो सकती है. ये तो हम कह नहीं सकते कि इसमें एक ही मार्ग है.
अब अलग अलग मार्ग होते हैं तो क्रिटिसिज्म तो होनी है, बट व्हेन द क्रिटिसिज्म इज नॉट ऑफ द वर्क बट ऑफ द इंडिविजुअल, दैट आई फील इज अनफेयर. But as I tell you, you ask me what is the answer? The answer is this, that all of us, and we are now all living in an age of social media, you will also face criticism. If you don't face criticism, that means you're not doing good work. The people who don't face criticism are generally people who are taking no decisions at all. So if you are taking decisions, be ready to face criticism, and you must do it with that particular understanding. That doesn't matter, I'm willing to face criticism because I'm morally convinced about the line which we are taking for the good of our society, the good of our nation. But then you have to also find your own solace as an individual so that you don't get stressed in your work, in the midst of criticism. It may be criticism by peers, maybe criticism by superiors, maybe criticism by people you don't even know about. And you may have different means of doing that, spending some time in solitude, spending some time in quiet every morning, carving out that little space for yourself. It's very important, when you're in the midst of conflict, whatever conflict, it may not be, you may not be a lawyer necessarily, but when you're in an area of intense activity, I shouldn't say conflict, it's important to be a good leader, to be able to step back a little bit. To step back, put out everything from your mind, and allow, your mind and body to come to rest. Because you can serve others only if you are mentally and physically fit yourselves. So mental and physical fitness, to my mind, is very crucial for our younger generation to realize the aspirations of India. It's getting more and more competitive today than it was when I was a young person at your age. But in the midst of competition, you have to also realize that, well, there's a world of opportunity open to everyone. Failures should never, sort of discourage you. The ability to face failures, the ability to face challenges, as you go on in life, you will realize that, life throws up lots of challenges. Things don't turn out the way that you expected. A lot of times you realize that, the outcome was not as you anticipated. But that's all right. Sometimes you must focus on the process which led to the outcome. Because if the process was great, that's why they always say that, one of the fundamentals of Indian philosophical tradition is that the ends never justify the means. That's one thing which our philosophy teaches us, that your means must be valid. Then your ends will follow or they doesn't follow. That's beyond you. But so long as your means are valid and fair, you'll realize that, you are rooted as an individual. Sorry, so many more questions, but I think all of you have to break for lunch. Thank you so much for all your attention. Thank you.